कभी सोचा है कि हम शिकारी संग्राहकों के छोटे छोटे झुंडों से निकलकर आज की इस इतनी जटिल इतनी बड़ी दुनिया तक पहुंचे कैसे? तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, एक असाधारण सफर पर, और उन क्रांतियों को समझते हैं जिन्होंने सच में सब कुछ बदल दिया। जरा इन कदमों के निशानों को देखिए। ये हमें मानव इतिहास के सबसे लंबे चैप्टर की याद दिलाते हैं। पता है, लाखों सालों तक हमारी कहानी बस इन्हीं पदचिन्हों जैसी थी। छोटे छोटे परिवार जो बस धरती पर घूमते रहते थे और प्रकृति की धुन पर जीते थे। तो हमारा ये जो सफर है, इसमें हम मानव समाज के विकास के इन 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कदम से, एक ऐसी दुनिया से जहां इंसान ने अपने वजूद का सबसे लंबा वक्त गुजारा। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां घर का मतलब था जंगल, गुफाएं या फिर बस सितारों के नीचे कोई अस्थायी ठिकाना। यहाँ जिंदा रहना, आप कह सकते हैं, एक कला थी। इसके लिए ना दिमाग में मानो एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया चाहिए होती थी। ये जानना कि कौन सा फल जहरीला है, जानवरों के कदमों के निशान कैसे पड़ने हैं और बदलते मौसम का अंदाजा कैसे लगाना है, ये सब कुछ जानना पड़ता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा बदलाव आया जिसने इंसानों के जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। इसे हम मानव इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। ये जो बात कही गई है, ये इस बदलाव की गहराई को दिखाती है। जरा सोचकर देखिए, हजारों सालों से पुरखों की हर पीढ़ी बस चलती ही रही, एक जगह से दूसरी जगह, और फिर अचानक एक पीढ़ी आती है जो एक ही जगह पर रुक जाती है। ये सिर्फ खेती करना नहीं था, नहीं, ये तो पहचान, समुदाय और यहाँ तक कि वक्त को देखने के नजरिए में एक जबरदस्त, एक भूचाल जैसा बदलाव था। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? देखिए, ये कोई एक रात में हुआ चमत्कार नहीं था, ये एक धीमी प्रक्रिया थी। पहले तो लोगों ने पौधों के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाई, उन्हें समझना शुरू किया। फिर जब पौधे उगाना सीख लिया तो उनकी देखभाल के लिए एक जगह टिकना भी जरूरी हो गया, और बस यहीं से बने स्थायी घर। और फिर बात आगे बढ़ी, भेड़, बकरी, मवेशियों जैसे जानवरों को भी पालतू बनाया गया। आप देख रहे हैं कैसे एक चीज से दूसरी चीज जुड़ती चली गई। यहाँ पर हम असल में 2 अलग अलग दुनियाएं देख रहे हैं। एक तरफ है लगातार घूमते रहने वाली जिंदगी, और दूसरी तरफ है ठहराव, स्थिरता। और इन दोनों के बीच एक शब्द है जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो शब्द है सरप्लस या अधिशेष। मतलब इतिहास में पहली बार इंसानों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा खाना था, और इस एक्स्ट्रा खाने ने पता है क्या किया? इसने समय को आजाद कर दिया। अब हर किसी को किसान बने रहने की जरूरत नहीं थी। कोई कुम्हार बन सकता था, कोई कुछ और बना सकता था, कोई नेता बन सकता था। यहीं से स्पेशलाइजेशन की शुरुआत हुई। तो अब देखिए, गांव बस चुके थे, खाना जरूरत से ज्यादा था। इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? आबादी बढ़ने लगी, और यही बढ़ती हुई आबादी थी जिसने आगे चलकर दुनिया के पहले शहरों को जन्म दिया। तो चलिए चलते हैं मेसोपोटामिया, यानी आज के दौर का इराक। इसे अक्सर सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। यहाँ टिग्रिस और यूफ्रेटिस मतलब दजला और फुरात नदियों की जो उपजाऊ जमीन थी, उसी की वजह से गांव धीरे धीरे बड़े होकर शहरों में बदल गए। ये शहर अक्सर मंदिरों के आसपास बसते थे और जल्द ही व्यापार और इनोवेशन के बड़े सेंटर बन गए। अब सोचिए, जब हजारों लोग पहली बार एक साथ रहने लगे तो जिंदगी कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई होगी। व्यापार बढ़ने लगा, कुम्हारों और मेटल का काम करने वालों जैसे एक्सपर्ट सामने आए। समाज में पुजारी, शासक, मजदूर, ऐसे नए नए क्लास बनने लगे। लेकिन इन सब के साथ आई नई चुनौतियां, नई मुश्किलें। और ये उस समय का $1 मिलियन क्वेश्चन था। सोचिए जरा, आपके शहर में हजारों लोग हैं, व्यापार हो रहा है, टैक्स वसूले जा रहे हैं, कानून बन रहे हैं, और आपके पास ना कोई कंप्यूटर है, ना कोई स्प्रेडशीट। तो आप इन सब का हिसाब किताब रखेंगे कैसे? इस एक बड़ी समस्या का जो हल निकला, वो एक क्रांतिकारी आविष्कार था। और उस सवाल का जवाब था लिखना, राइटिंग। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? लिखने का आविष्कार कविता या कहानियां सुनाने के लिए नहीं हुआ था। नहीं, इसका आविष्कार हुआ था एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के तौर पे, मतलब हिसाब किताब रखने के लिए। मिट्टी की ये जो छोटी सी टैबलेट आप देख रहे हैं, इसे आप दुनिया की पहली स्प्रेडशीट कह सकते हैं। इसमें कोई कविता नहीं लिखी है, इसमें शायद जौ की बोरियों का या वसूले गए टैक्स का हिसाब किताब है। मतलब लिखने का जन्म एक बहुत ही प्रैक्टिकल जरूरत से हुआ था, बढ़ते शहरों की कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने के लिए।
तो समझने वाली बात यह है कि लिखना एक टेक्नोलॉजी के तौर पर शुरू हुआ, एक ऐसा टूल जिसने शासकों को बड़े बड़े राज्यों को ऑर्गेनाइज करने, व्यापार का ट्रैक रखने और कानूनों को पक्का करने की ताकत दी। अब यहाँ कहानी में एक और बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये जो सफ़र था खेती से शहरों और फिर लिखने तक का, ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी कहानी थी जो दुनिया भर में एक दूसरे से आज़ाद होकर अपने अपने तरीके से घट रही थी। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना? यहाँ दो अलग अलग लिखावटें हैं जो हजारों मील दूर बिना किसी भी कांटेक्ट के डेवलप हुईं, लेकिन फिर भी दोनों एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थीं। ये हमें दिखाता है कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब उसके सामने एक जैसी चुनौती आती है तो वो एक जैसा ही कमाल का हल निकाल सकता है। और ये बात सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि ये टेबल दिखाती है, खेती हो, शहर हो या लिखना हो, ये सब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग टाइम पर डेवलप हुए। कहीं गेहूं उगाया गया तो कहीं चावल तो कहीं कद्दू। मतलब पूरी दुनिया में इंसानों ने एक जैसी चुनौतियों के लिए एक जैसे ही हल खोज निकाले। सिर्फ 10,000 साल एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत से अब तक बस इतना ही वक्त गुजरा है, और इसी वक्त ने इंसानी तजुर्बे को पूरी तरह से एक नया आकार दिया है। हमारे लाखों साल के इतिहास में ये बस एक पलक झपकने जैसा है, लेकिन ये सबसे ज्यादा बदलाव लाने वाला पल का। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, हमारा खाना, हमारे घर, हमारी अर्थव्यवस्थाएं, यहाँ तक कि इस इतिहास को रिकॉर्ड करने की हमारी काबिलियत, इन सब की जड़ें सीधे सीधे इन्हीं पुरानी क्रांतियों से जुड़ी हैं। शिकारी संग्राहकों के छोटे छोटे ग्रुप से लेकर आज के बड़े कॉम्प्लेक्स समाजों तक का हमारा ये पूरा सफ़र इन्हीं इनोवेशंस की नींव पर खड़ा है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर खेती और शहरों की क्रांति ने पिछले 10,000 सालों को डिफाइन किया, तो वो कौन सी अगली क्रांति होगी जो आने वाले भविष्य को डिफाइन करेगी?